हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में फॉल करता है। सो इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। मतलब जब किसी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है सर्टन लॉज के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, ये आर्टिकल 22 बताता है। तो आर्टिकल 22 में अरेस्ट और डिटेंशन इन दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसके दो ही पार्ट बनते हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, अरेस्ट और डिटेंशन में क्या अंतर है। अरेस्ट का मतलब होता है जब कोई पर्सन कोई एक्ट या क्राइम कर देता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे ऑर्डिनरी लॉज के अंदर अरेस्ट करके लाता है, उसे पकड़ के लाता है, इसे अरेस्ट कहा जाता है। इसे ये प्यूनिटिव इन नेचर का होता है, मतलब कि उस पर्सन को पनिश करने के लिए ही पकड़ कर लाया गया है। इट्स प्यूनिटिव इन नेचर। सेकेंड पार्ट है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है किसी पर्सन को कोई क्राइम करने से रोकने। मतलब अगर पुलिस को ये डाउट है कि ये जो पर्सन है कोई ऐसा क्राइम या कोई एक्ट कर सकता है, तो उसे वो क्राइम या एक्ट करने से रोकने के लिए, डिटेन करने के लिए उस पर्सन को कस्टडी में रखा गया है। इट्स अ डिटेंशन, राइट। ये प्रिवेंटिव इन नेचर का होता है, मतलब उसे वो एक्ट करने से रोकने के लिए ही उसको कस्टडी में रखा गया, प्रिवेंट किया गया है। तो ये है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब क्लोज 1 एंड क्लोज 2 जो है वो अरेस्ट से रिलेटेड है, जो प्यूनिटिव इन नेचर है। क्लोज 4 से लेकर जो 7 क्लोज है, 4 to 7 जो है, ये डिटेंशन के बारे में है, जो प्रिवेंटिव इन नेचर है, राइट। तो क्लोज 1 और 2 में पर्सन को 4 राइट्स दिए गए हैं। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास 4 बेसिक राइट्स हैं जो क्लोज 1 और 2 बताता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज सुन एज पॉसिबल द ग्राउंड्स। उस पर्सन को जो उसके अरेस्ट करने के जो ग्राउंड्स हैं वो उसे एज सुन एज पॉसिबल बताने पड़ेंगे। जो पुलिस ऑफिसर है जो उसे पकड़ कर लाया है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अरेस्ट किए हुए पर्सन को वो रीजंस, वो ग्राउंड्स बताए कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया, राइट। सेकेंड है राइट टू कंसल्ट। उस अरेस्ट किए हुए पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अपने किसी लीगल काउंसिल या फिर अपने किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर सके रिगार्डिंग द मैटर। उसका ये अपना एक राइट होता है। या फिर अगर उस पर्सन के पास कोई एडवोकेट नहीं है जिससे वो सलाह मशवरा कर सके, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसे फ्री लीगल एड दी जाए, राइट। या फिर जैसे किसी पर्सन को पकड़ के अरेस्ट करके थाने में लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर जो चौकी का अधिकारी होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि अरेस्ट किए हुए पर्सन की जो राइट्स हैं उस मैटर से रिलेटेड, वो सारे ही राइट्स उसे बताए कि भी अगर कोई मैटर बेलेबल ऑफेंस में उसे पकड़ कर लाया गया है तो उसको किस तरह से बेल मिलेगी। थाने से बेलेबल ऑफेंस में थाने से ही बेल मिल जाती है, तो वो सारा प्रोसीजर उसे बताने की ये ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की, राइट। अब थर्ड है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट करने से लेकर 24 आवर्स के अंदर पुलिस ऑफिसर को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है। अब देखिए, सपोज करिए किसी पर्सन ने कहीं बहुत दूर किसी स्टेट में जाके कोई क्राइम कर दिया है और वो रहने वाला कहीं और का है, जहाँ का वो रहने वाला है वहीं की पुलिस जाके उसे पकड़ कर लाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ का वो रहने वाला है वहीं जाके वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पर ही उसे विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा क्यों है? ये उस पर्सन के वेलफेयर के लिए, कहीं उसे अरेस्ट करके डिटेन करके उसको किसी तरह का टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, तो उसके सेफ गार्ड के लिए ये रूल बनाया है कि विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने, राइट है। नेक्स्ट है इसका फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन बियॉन्ड द सेड पीरियड। अब किसी पर्सन को अगर जो 24 आवर्स जो बताए गए हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, अगर इससे ज़्यादा समय के लिए उसे डिटेन रखना है, उसे पकड़ कर रखना है, कस्टडी में रखना है, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन केस सपोज करिए जो 24 आवर्स है वो उस समय के दौरान किसी रीज़न की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से जो पुलिस ऑफिसर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे मजिस्ट्रेट के सामने, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे कि ऐसी कंडीशन है, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, उसके बाद ही उसे 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी वो कस्टडी में रख सकते हैं, राइट। ये क्लोज 2 कहता है हमारा। तो ये जो 24 आवर्स है इसमें जर्नी टाइम जो होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सिर्फ जितना प्रोसीजर होता है कि उसे पकड़ कर लेके गए और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ये जो टाइम पीरियड है कस्टडी से लेकर प्रोडक्शन तक में, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई इसमें जर्नी का टाइम पीरियड है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है 24 आवर्स में, राइट। सो
ये आर्टिकल 22 का क्लोज 1 और 2 जो है सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर कोई फॉरेनर पकड़ लिया जाता है इंडिया में तो ये राइट जो है, जो 4 राइट्स हैं, ये नॉन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ यहाँ के नागरिक हैं उन्हीं के लिए ऐसा नहीं है। तो लेकिन अगर उस पर्सन को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर अगर उसे पकड़ लिया गया है तो उसे ये राइट्स नहीं हैं। बाकी के क्लोज 1 और 2 के अंदर अगर अरेस्ट में उसे पकड़ा गया कस्टडी में तो ये उसे राइट दिए जाएंगे, राइट। सो अब इसका एक केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ये केस था। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी पर्सन को ये जो 4 राइट जो मैंने अभी बताए अगर ये नहीं दिए जा रहे हैं तो वो अपने इन राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ द रिट्स, राइट। अगर आपको रिट्स के बारे में जानना है तो मेरी एक वीडियो है, आप उसे देखिएगा, इसका लिंक मैं डाल दूँगी इसमें। तो आपको मैं कुछ अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं। अब थोड़े से एग्जांपल में बताते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होते हैं, जैसे कि टाडा हो गया, पोटा हो गया, मीसा हो गया, इस तरह के जो थोड़े टाइम के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ये हमेशा नहीं रहते हैं, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही बनते हैं इस तरह के एक्ट, जब ज़रूरत होती है तो उनका यूज़ किया जाता है, राइट। अब इसका नेक्स्ट क्लोज 1 और 2 मैंने आपको बता दिया। अब क्लोज 3 मैं आपको बताती हूँ। क्लोज 3 जो एक एक्सेप्शन है, ये वो बताता है जहाँ पर क्लोज 1 और 2 वर्क नहीं करता है। क्लोज 3 में देखिए कहते हैं क्लोज 1 और 2 नहीं इस्तेमाल होगा, इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एनिमी एलियन एंड पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। एनिमी एलियन क्या होता है? देखिए, एनिमी दुश्मन, एलियन जिसे आप नहीं जानते हो, तो हो सकता है कि एलियन किसी फॉरेनर को भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ एनिमी वर्ड का इस्तेमाल है। इसका मतलब होता है सपोज 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और उस मोमेंट पे वो जो पर्सन है जिसके साथ लड़ाई हो रही है वो उस देश का एनिमी है, और उस वॉर के दौरान वहाँ के किसी सिटीज़न को, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो एनिमी एलियन होता है। तो उस पर्सन को क्लोज 1 और क्लोज 2 के जो राइट्स है वो नहीं दिए जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट है अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल बताइए, टाडा, पोटा, मीसा एक्सेट्रा, अगर इनमें से किसी के अंदर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे भी क्लोज 1 और क्लोज 2 के जो राइट्स है वो नहीं मिलेंगे, राइट। अब थोड़ा सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था वो 1950 में आया था और ये 1969 तक चला था, और 1969 तक इसमें 7 बार अमेंडमेंट चेंजेस हो चुके थे। इस फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था, वैलिड किया था कि ये जो एक्ट है ये वैलिड है, राइट। नेक्स्ट, अब मैं आपको क्लोज 4 के बारे में बताती हूँ ये क्या कहता है। क्लोज 4 डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, जो रूल्स हैं उसके बारे में है। क्लोज 4 to 7 डिटेंशन के बारे में बताता है, डिटेन, राइट। क्लोज 4 क्या कहता है? पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर 3 months। किसी पर्सन को 3 महीने के लिए डिटेन कर सकता है। ये ऑर्डिनरी टाइम पीरियड है कि 3 महीने के लिए उसे डिटेन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये 3 महीने का टाइम पीरियड अगर बढ़ाना है तो ये किस तरह से बढ़ाया जाए? तो ये एक एडवाइजरी बोर्ड होता है। एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट क्वालिफाइड होते हैं। जब वो एडवाइजरी बोर्ड ऑर्डर करती है कि भी इसका डिटेनिंग पीरियड बढ़ा दिया जाए, तभी उसका डिटेंशन पीरियड जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका डिटेनिंग पीरियड बढ़ाने के लिए एक रीज़नेबल ग्राउंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज उसे चैलेंज कर दिया जाएगा। उसका डिटेंशन पीरियड बढ़ाने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स को होना चाहिए, राइट। अब लेकिन ये जो डिटेनिंग पीरियड है 3 महीने से आगे बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उसको इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि वो एक लिमिट क्रॉस कर दीजिए। और वो जो लिमिट है वो कौन बना सकता है? वो क्लोज 7 में बताता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो मैक्सिमम टाइम पीरियड का एक लिमिट तय करे कि भी इतना ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं डिटेंशन पीरियड बढ़ सकता है। ये जो पावर है ये पार्लियामेंट के पास दी गई है, क्लोज 7 कहता है, राइट। सो नेक्स्ट हम बताते हैं इसको क्या है कि एडवाइजरी बोर्ड डज नॉट इफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखिए, एडवाइजरी बोर्ड की जो ये पावर है कि भी उसका डिटेंशन बढ़ाया जाए और जो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उन्हीं पर, ये जो जुरिस्डिक्शन, ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको उस पर कोई बार इम्पोज नहीं कर सकती है। उसमें जो पर्सन है जो कस्टडी में है वो अपने राइट के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो कि हैबियस कॉर्पस की रिट जो लगाते हैं वो उसका
को इस्तेमाल में ला सकता है, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज 5 क्या कहता है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी मेंशन टू द पर्सन। अब वही जैसे अरेस्ट में क्लोज 1 और 2 में बताया गया था कि जो ग्राउंड्स है अरेस्ट के वो बताने चाहिए, उसी तरह डिटेंशन के भी जो ग्राउंड्स है वो पर्सन को एज सुन एज पॉसिबल बता देना चाहिए कि भी वो किन ग्राउंड्स के ऊपर उसे डिटेन किया गया है, राइट। नेक्स्ट डिटेन्यू मस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। अब जो डिटेन्यू है, जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जिन रीजंस पे उसे डिटेन किया गया उन रीजंस पे वो अपनी कुछ सफाई पेश कर सके या अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके उस एडवाइजरी बोर्ड के सामने। ये उसको राइट है, उसको अपॉर्चुनिटी है, मौका दिया जाना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट है अथॉरिटी कैन हाइड द रीजंस। तो अथॉरिटी के पास ये राइट है कि जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसके डिटेनिंग के जो ग्राउंड्स है, जो रीजंस हैं, उनको वो हाइड भी कर सकते हैं। वो चाहे तो उसे डिस्क्लोज ना करे, लेकिन जो है वो फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो उसे इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रही है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ रीज़न होना चाहिए, तभी वो उन रीजंस को हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। सो नेक्स्ट मैं आपको इसके कुछ केसेस बता देती हूँ। वैसे तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा सही लगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक इसका लैंडमार्क केस है हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो पर्सन है, अरेस्ट है, जो पर्सन जिसको अरेस्ट कर रखा है उसका ये फंडामेंटल राइट होता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी वो उसे लीगल एड सर्विस दी जाए, मतलब फ्री लीगल एड सर्विस दी जाए। अगर कोई पर्सन गरीब होने की वजह से, कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से अगर कोई वो अपना एडवोकेट हायर नहीं कर पा रही है, कोई उसे एडवाइजरी नहीं, कोई काउंसिल मिल पा रही है, तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो उसे फ्री लीगल एड सर्विस दे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब बाद में जो है ये जो फ्री लीगल एड की जो फैसिलिटी है, जो राइट है, ये बाद में आर्टिकल 39A ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का ये एक आर्टिकल बन गया, एक ड्यूटी बन गई है, DPSP है आर्टिकल 39A, राइट। देन इट्स बिकम द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पर्सन, राइट। सो नेक्स्ट जो इसका केस है वो है दिस इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997 का केस है। अब ये केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक गाइडलाइन बताई थी कि भी जब पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर कस्टडी में रखा जाता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं, या फिर किस किस रूल्स को फॉलो करना चाहिए पुलिस अथॉरिटी को, पुलिस स्टेशन में पुलिस पर्सन को, कि ये चीज़ें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए जो पर्सन अरेस्ट है उसको। ये पूरी एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो मैटर था वो रिलेट करता था कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर, इन सब के बारे में। क्योंकि जब पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो किसी को नहीं पता होता कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते थे कि भी कस्टडी में ही पर्सन की डेथ हो गई, उसकी बॉडी पे इंजरीज मार्क्स मिले, या फिर जो महिलाएं थी उन्हें जब कस्टडी में रखा गया उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, रेप जैसे इश्यूज़ हुए। तो इन सबको नज़र में रख के एक PIL फाइल करी थी। ये PIL फाइल करी थी डॉक्टर दिलीप कुमार बसु ने। ये इनका एक NGO था वेस्ट बंगाल में जिसे ये चलाते थे। सो ही इज़ लाइक ए एक्टिविस्ट काइंड ऑफ। तो इन्होंने ये PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। तो अब कोर्ट इसमें क्या कहता है, पर्सन राइट्स अंडर लॉकअप वाज नॉट मेंटेन्ड। अब जो पर्सन जो है लॉकअप के अंदर है उसके जो राइट्स उन्हें मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ कस्टोडियल डेथ हो गई, इंजरीज हो गई, रेप हो गई, या फिर मिसबिहेवियर होगा, या फिर जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, वो सब उसे नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बताई वो मैं आपको बता देती हूँ कि भी पुलिस ऑफिसर शुड मेंशन हिज नेम एंड डेजिग्नेशन। जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाता है तो उसे अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें उस पर्सन को बतानी होगी कि भी मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, वो रीजंस भी उसे बताने होंगे, राइट। तो और ये जो सारी चीज़ है वो उसे अपने एक रजिस्टर में मेंटेन करनी होगी कि भी मैंने किस टाइम पे उस पर्सन को अरेस्ट किया, कहाँ अरेस्ट किया, किस कंडीशन में किया, ये सारी जो पॉइंट्स है वो सारे ही वो अपने रजिस्टर में मेंशन करेगा, राइट। तो एक है इसमें मेमो ऑफ अरेस्ट।
तो मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करती है पुलिस ऑफिसर, वो सारी डिटेल इसमें लिखती है कि पर्सन कौन है, कौन इसके फादर है, ये कहाँ रहता है, क्या एड्रेस है। जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो ये सारी मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखी जाती है, डेट, टाइम, और इसमें जो है एक विटनेस के भी साइन किए जाते हैं, चाहे वो विटनेस उसके अरेस्ट किए हुए पर्सन के फैमिली मेम्बर हो या फिर जो लोकेलिटी का कोई भी पर्सन हो, उसके साइन किए जाते हैं कि भी इसके सामने इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ताकि किसी को इलीगल तरीके से कस्टडी में ना रखा जा सके, पकड़ के ना सके पुलिस वाले, राइट। सो राइट मेंशन टू अरेस्टी बाय द पुलिस ऑफिसर, तो जितने भी राइट्स उस पर्सन को है, उस अरेस्टी जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसे जितने भी राइट्स है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो सारे ही राइट्स उसे बताए, जैसे कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, या फिर उसको जब अरेस्ट किया गया था कि उसको कोई पहले से कोई चोट या कुछ ऐसा तो नहीं लगा हुआ था, ताकि बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना रेज किया जा सके कि पर्सन को कस्टडी में रखकर मार पिटाई की गई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आ सके, इसलिए उस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है, राइट। सो ये जो मेमो ऑफ अरेस्ट है, इसकी एक कॉपी जो है मजिस्ट्रेट को भी सेंड करनी होती है, जिसके सामने से प्रोड्यूस करना होता है, जिससे मजिस्ट्रेट को सारी सिचुएशन का पता चल सके ये पर्सन कौन है और किस तरह से, राइट। परमिशन टू मीट इज़ लॉयर, अब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उस पर्सन को उसके लॉयर से मिलने दिया जाए, ताकि जो उसे अपने इस मैटर से रिलेटेड अगर कोई सलाह मशवरा करना है तो वो अपने एडवोकेट से कर सके, उसकी ये ड्यूटी बनती है, वो अलाउ करे उस पर्सन को, राइट। इफ़ पुलिस फेल टू कंप्लाई विद दीज गाइडलाइंस देन डिपार्टमेंटल एक्शन एंड पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर पुलिस ऑफिसर इस गाइडलाइन के तहत फॉलो नहीं करता है, नहीं वर्क करता है, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है, और इसे उसके तहत उसे पनिश भी किया जा सकता है, और जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो भी उसके अगेंस्ट किया जा सकता है। तो ये सारा था आर्टिकल 22 के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, या फिर किसी केस के बारे में आपको जानना हो, या फिर मैंने कोई पॉइंट अगर छोड़ दिया हो या कम समझाया हो, तो आप ये सब मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चल सके, और मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर करूँगी, देर में या कभी भी, लेकिन मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताएं, और इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू।